Hello, everybody. Welcome back. Today, we're going to talk about Charles Dickens. Everything. We're going to try and talk about everything surrounding Charles Dickens. His, of course, biographical details, but not just that. Critical perspectives also, which is very important from the exam point of view. First of all, let me show him to you. So, this is Charles Dickens. He's got a weird kind of a beard. ऐसा लग रहा है जैसे अभी-अभी टेम्पेस्ट आया है और ऐसे उड़ गई है. That's kind of his look, right? So, not just as a Victorian novelist, but as a writer who becomes a system in himself. So if you prepare Dickens superficially, आप सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे, लेकिन अगर आप डिकेंस को समझते हो कि कैसे डिकेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं नैरेटिव कैरेक्टर को स्पेशली और सोशल क्रिटिक कैसे करते हैं, यू विल बी एबल टू सॉल्व इवन द मोस्ट डिफिकल्ट एमसीक्यूज, है ना? सो लेट अस मूव स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम लाइफ टू फॉर्म, फ्रॉम थीम्स टू क्रिटिसिज्म. ठीक है, सबसे पहले इनकी बात करते हैं. तो डिकेंस की जो राइटिंग है वो पर्सनल ट्रॉमा से बाहर निकल के आती है, ठीक है? इनके जो फादर थे ना, उनको जेल में डाल दिया था, ही वाज़ इम्प्रिज़न्ड क्योंकि बहुत सारा डेट था उनके ऊपर इन दिस प्रिज़न कॉल्ड मार्शल प्रिज़न. तो एज़ अ चाइल्ड डिकेंस को घर से बाहर निकल के अपना पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ के फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ा. एक ब्लैकिंग फैक्ट्री में उन्होंने काम किया. Now, this is not just biography, this is the source of child suffering, social injustice, institutional critique. तो जब भी आप देखते हैं डेविड कॉपरफील्ड, ऑलिवर ट्विस्ट, लिटिल डॉरेट, इन सब में आपको ये थीम्स मिलती हैं. So remember that these are not just stories, they are reworked autobiographical anxieties. Hmm. So he was born on 7th February 1912. पोर्ट्समाउथ में. फादर थे जॉन डिकेंस. ही वाज इम्प्रिजन्ड in this prison for debt, and this experience directly informs Little Dorrit, जिसमें इसका नाम भी है. There's a recurring theme, debt, imprisonment, institutional cruelty. He worked in the blacking factory at the age 12. तो ये जो ट्रॉमा है, ये हमें डेविड कॉपरफील्ड में तो नजर आता ही आता है, और हमें ऑलिवर ट्विस्ट में भी कुछ झलक दिखाई देती है, राइट? चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमिलिएशन. सो इनका जो अर्ली करियर था, है ना, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर, इट एक्सप्लेन्स वेरी शार्प ऑब्जर्वेशन, रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन जैसे लॉ, ब्यूरोक्रेसी. एंड ही ऑल्सो पब्लिश्ड अंडर द सूडोनिम कॉल्ड बॉज. सो प्लीज रिमेंबर दिस नेम. या सॉरी. ओके, बिफोर मूविंग ऑन, आई थिंक थोड़ा सा और चार्ल्स डिकेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैं वही आपको बताने वाली हूँ. तो 1812 में, एज आई टोल्ड यू, ही वाज बोर्न. एक छोटा सा टाउन था पोर्ट्समाउथ, और एक बहुत मॉडेस्ट फैमिली में पैदा हुए थे. ये ऐसा नहीं था कि बड़े गरीबी थी या कुछ ज़्यादा था. एक मॉडेस्ट फैमिली थी. एंड इनके जो फादर थे बहुत चार्मिंग थे, लेकिन ना फाइनेंशियली बहुत ही केयरलेस रहते थे. And this was an early sign that life would not be easy. So, as I told you, he was just 12, his world collapsed. इनके फादर को जेल में डाल दिया गया क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जो भी डेट्स थे उनके ऊपर थे वो पे नहीं कर पाए, तो इसलिए उनको डाल दिया. ही वॉज इम्प्रिजन्ड. एंड दिस डेटर्स प्रिजन भी बहुत नटोरियस था, ठीक है? अब विक्टोरियन इंग्लैंड में ही डिडंट जस्ट दिस putting a man of the house in a prison, this didn't just punish one man, है ना? पूरी की पूरी फैमिली इसमें घसीटी चली गई. Young Dickens was forced to leave school and work in a blacking factory. वॉरेन की ब्लैकिंग फैक्ट्री थी. तो ये करते क्या थे, बॉटल्स होती है ना शू पॉलिश की, उसके ऊपर इनका काम था स्टिकर्स को पेस्ट करना, लेबल्स पेस्ट करने.
और बहुत घंटों घंटों तक यही करते रहते थे मिजरेबल कंडीशंस में। तो ये एक्सपीरियंस ने इनको स्कार कर दिया डीपली। ही फेल्ट अबैंडन्ड, ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, ही फेल्ट इनविजिबल। लेकिन ये जो सफरिंग थी, दिस लेटर बिकेम द इमोशनल कोर ऑल्सो ऑफ हिज नॉवेल्स लाइक ऑलिवर ट्विस्ट एंड डेविड कॉपरफील्ड। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, इनके फादर को रिलीज कर दिया गया और डिकिंस ब्रीफली वापस आ गए अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। बट ही नेवर फॉरगॉट पावर्टी, कि क्या होता है जब आप पावर्टी में रहते हो। सो ही बिगैन वर्किंग एज अ क्लर्क। उसके बाद इन्होंने अपने आप को शॉर्ट हैंड सिखाया, फिर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर बन गए। तो ये जो स्किल्स थी, इट शार्पन्ड हिज ऑब्जर्वेशन। ही वॉच्ड पीपल, ही वॉच्ड सोसाइटी, ही वॉच्ड हिपोक्रेसी। ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। और फिर आया टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में 1836 में, जब इन्होंने पिकविक पेपर्स पब्लिश किया। एक बहुत ही ह्यूमरस सीरियलाइज्ड वर्क था दैट अनएक्सपेक्टेडली बिकेम अ सेंसेशन, एंड सडनली द पुअर बॉय फ्रॉम द फैक्ट्री बिकेम अ लिटरेरी स्टार। ना डिकिंस डिडंट जस्ट राइट टू एंटरटेन पीपल, ही रोट टू एक्सपोज, कि मैं सबका भांडा फोड़ूंगा, मैं बताऊंगा कि क्या क्या होता है। तो अपनी नॉवेल्स के थ्रू, चाहे वो ऑलिवर ट्विस्ट हो, ब्लीक हाउस हो, हार्ड टाइम्स हो, ही he attacked child labor, he attacked class inequalities, legal corruption, industrial cruelty. So his writing gave voice to those society ignored. Hmm? अब डिकिंस बन गए वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स इन द वर्ल्ड, और इन्होंने ना पब्लिक रीडिंग्स देनी शुरू की, और एकदम थिएट्रिकल परफॉर्मेंस की तरह लगती थी इनकी रीडिंग्स। स्पेशली यूएस जाते थे, वहाँ पे ऑडियंस को बहुत पसंद थे डिकिंस। लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ अभी भी कॉम्प्लिकेटेड ही थी। ठीक है, इन्होंने शादी की थी कैथरीन डिकिंस से, इवेंचुअली इट ब्रोक डाउन। ही मेंटेन्ड अ वेरी कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद दिस एक्ट्रेस कॉल्ड एलन टर्नन। तो डिस्पाइट फेम, एक बहुत रेस्टलेसनेस, इमोशनल टेंशन कॉन्स्टेंटली थी इनकी लाइफ में। फाइनली 1870 में जब ये काम कर रहे थे एक वर्क पे, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, डिकिंस को स्ट्रोक हुआ एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 58। वेस्टमिंस्टर एबे में ही इज बेरिड, अ प्लेस विच इज रिजर्व्ड फॉर ब्रिटेन्स ग्रेटेस्ट फिगर्स। तो इनकी जो लाइफ है वो एक्सप्लेन करती है इनके आर्ट को। हिज चाइल्डहुड सफरिंग, that created sympathy for the poor, his journalistic style or his journalistic eye that gave realism to his fiction, his emotional wounds, they produced unforgettable characters. तो एक क्रिटिक का नाम याद रख लो, जीके चेस्टरटन, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि डिकिंस हैड अ यूनिक पावर which was to make ordinary people feel extraordinary. ठीक है, तो ये चीजें आपने इनके लाइफ के बारे में कुछ है जो याद रखनी है। नाउ बिफोर वी मूव टू नॉवेल्स, ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस, कि डिकिंस डिड नॉट राइट नॉवेल्स द वे वी रीड देम टुडे। उनको इंस्टॉलेशंस में वो पब्लिश करते थे, तो सीरियलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जर्नल्स में आते थे, जैसे कि हाउस होल्ड वर्ड्स एक जर्नल था। सो नाउ आस्क योरसेल्फ, व्हाट हैपेंस व्हेन अ नॉवेल इज रिटन इन पार्ट्स। हम लोग वेब सीरीज देखते हैं, एकदम ऐसी जगह पे हमें छोड़ेंगे लास्ट एपिसोड में कि आपको लगेगा कि क्यों मुझे आगे देखना है अभी और। तो क्लिफ हैंगर्स, एपिसोडिक स्ट्रक्चर, मल्टीपल सब प्लॉट्स, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा, जी के चेस्टरटन का नाम याद रखना है, बिकॉज he said Dickens is remembered more for characters than for tightly structured plots. ये भी जी के चेस्टरटन ने ही कहा। वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट, ठीक है। Now let us move chronologically. Okay, let me just show you once. Yeah. So Dickens' novels are mostly serialized in periodicals, which shaped the narrative features. ये सारे, और ये periodicals याद रखना है, household words all the year round. ठीक है, so serialization leads to engaged रहता है रीडर, मेलोड्रामा आता है, सस्पेंस आता है, ओकेजनल लूज प्लॉटिंग भी हो जाती है। जी के चेस्टरटन ने कहा इनका स्ट्रेंथ लाइज इन कैरेक्टर्स मोर देन प्लॉट्स।
ठीक है, अब हम आते हैं इनके वर्क्स पे। तो अर्ली फेज की मैं पहले मैं बात करूंगी, क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। अर्ली जो फेज था ना इनका, कॉमिक और पिकरेस्क फेज हम कह सकते हैं, विच स्टार्ट्स विद द पिकविक पेपर्स। दिस इज नॉट अ टाइटली स्ट्रक्चर्ड नॉवल, ये एपिसोडिक है, कॉमिक है, और इट इज वेरी क्लोज टू पिकरेस्क ट्रेडिशन। और उसके बाद आता है ओलिवर ट्विस्ट, जो क्रिटिक करता है पुअर लॉ को, वर्क हाउस सिस्टम को, क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड को। जो मैं पॉइंट्स कह रही हूँ वो ध्यान रखो, यू कैन टेक नोट्स ऑल्सो, बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसी चीजें लिखी होती हैं उनमें। सो ऑलरेडी डिकिंस इज शिफ्टिंग फ्रॉम कॉमेडी टू सोशल क्रिटिक। फिर आता है इनका मिडिल फेज, जिस जो सोशल क्रिटिसिज्म जो इनका था वो और डीप हो जाता है सेकंड जो इनका मिडिल फेज था उसमें। नाउ ही बिकम्स शार्पर विद निकोलस निकलबाय, which attacks corrupt schools. Second is Dombey and Son, capitalism versus family की बात उसमें की है इन्होंने. And we have A Christmas Carol, which is moral transformation. तो यहाँ पे डिकिंस becomes a moral reformer इनका मिडिल फेज में. और फिर आता है इनका मच्योर फेज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड डार्कनेस आ जाती है. Now, pay attention that this phase is crucial for exams also. David Copperfield autobiographical है, Bildungsroman है. Bleak House law courts को critique करती है. And here comes a very rare technical innovation also. Bleak House dual narration use करता है. एक तरफ थर्ड पर्सन नरेटर है इसमें और दूसरी तरफ फर्स्ट पर्सन नरेटर है एस्थर. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. उसके बाद आता है हार्ड टाइम्स, विच इज द क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. देन वी हैव लिटिल डॉरेट, डेट और इम्प्रिजनमेंट के बारे में है. एंड देन वी हैव अ टेल ऑफ टू सिटीज, विच इज अ हिस्टोरिकल नॉवल. ठीक है, ये इनका मच्योर फेज था. एंड वन मोर फेज दैट वी टॉक अबाउट इज द लेट फेज. देखो, अगर इन फेजेस के हिसाब से आप याद रखोगे तो आपको क्रोनोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेट फेज में दो वर्क्स के नाम लूंगी, एक है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, दूसरा है आर म्यूचुअल फ्रेंड. Now here Dickens becomes darker and more symbolic. तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, आपने शायद फिल्म देखी होगी फितूर, इसी पे बेस्ड है. और आर म्यूचुअल फ्रेंड इज अबाउट वेल्थ एंड करप्शन. ठीक है, तो हियर ही इज डिकेंस इज मूविंग क्लोजर टू मॉडर्न साइकोलॉजिकल फिक्शन ऑल्सो. सो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग प्लॉट्स, फोकस ऑन द रेकरिंग पैटर्न्स ऑल्सो, जैसे कि चाइल्डहुड एंड सफरिंग. Children in Dickens are very innocent, where they are exploited and they are morally somehow superior. एक क्रिटिक है, उनका नाम बता रही हूँ, हम्फ्री हाउस. वो कहते थे, वो कहते हैं कि डिकिंस के जो नॉवेल्स हैं दे आर अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस. दूसरा थीम इज सोशल क्रिटिसिज्म. तो डिकिंस अटैक करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, जैसे लॉ को ब्लीक हाउस में, एजुकेशन को हार्ड टाइम्स में, वर्क हाउसेस को ओलिवर ट्विस्ट में. ठीक है, एंड हियर इज द इंपॉर्टेंट न्यूएंस. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ऑरवेल, डिकिंस क्रिटिसाइजेस पीपल नॉट सिस्टम्स. तो ये डिस्टिंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से. तीसरी चीज, तीसरा थीम बोलो, इज अ सिटी एज कैरेक्टर. जैसे लंदन डिकिंस के लिए इज नॉट अ बैकग्राउंड, इट इज अ लिविंग फोर्स. फॉग represents confusion, dirt represents moral decay, crowds represent anonymity. Fourth is class and illusion. जैसे कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन में पिप कैरेक्टर है, वो बिलीव करता है बिकमिंग अ जेंटलमैन मीन्स मॉरल सुपीरियोरिटी. लेकिन डिकिंस क्या दिखाते हैं, क्लास मोबिलिटी इज ऑफन एन इल्यूजन. एंड फिफ्थ चीज है इंडस्ट्रियलाइजेशन. हार्ड टाइम्स में ह्यूमन बिकम्स मशीन्स, इमोशंस आर सप्रेस्ड. सो दिस इज डिकिंस क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियन फिलॉसफी. Yeah. Please look at the chronology also. Early phase आ गया, Pickwick Papers, Oliver Twist. Please look at the characters. मिडिल फेज में सोशल क्रिटिसिज्म इंटेंसिफाई हो जाता है विद निकोलस निकलबी, क्रिसमस कैरल, डॉम्बी एंड सन.
Middle phase, sorry, mature phase, which is dark and complex. David Copperfield semi autobiographical, Bildungsroman है, Bleak House dual narrative है, critique of court of chancery. Hard times, industrial, अगर हाँ ठीक है चलो, इंडस्ट्रियल नॉवल है, यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिक किया है ग्रैड ग्राइंड के थ्रू. लिटिल डॉरेट, डेट और इम्प्रिजनमेंट, टेल ऑफ टू सिटीज, रेवोल्यूशन, इट्स हिस्टोरिकल. और फिर आता है लास्ट का लेट फेज, मोर साइकोलॉजिकल. सो वी हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, आर म्यूचुअल फ्रेंड, एंड दिस इज अनफिनिश्ड वर्क ऑफ डिकिंस, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड. कुछ नॉन मेजर नेम्स हैं, स्केचेस बाय बॉज, ये अर्ली जर्नलिज्म का इनका एक वर्क है. अमेरिकन नोट्स इनकी ट्रैवल राइटिंग है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. पिक्चर्स फ्रॉम इटली एंड द अनकमर्शियल ट्रैवलर, ये एक ऐसे है, एसेज लिखे थे इन्होंने कुछ. थीम्स मैंने आपको बता दी, चाइल्डहुड और इनोसेंस, एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, देखो ऑलिवर, पिप, डेविड. हम्फ्री हाउस ने क्या कहा कि इनके नॉवेल्स आर अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस. फिर आता है सोशल क्रिटिक, इन्होंने किया है, वर्क हाउसेस को किया है, लॉ को किया है, एजुकेशन को किया है, ब्यूरोक्रेसी को किया है, लंदन को एज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया है. तो अर्बन एक्सपीरियंस जैसे फॉग, डर्ट, क्राइम नेटवर्क्स, क्लास मोबिलिटी एंड इल्यूजन, तो पिप, क्रिटिक ऑफ फॉल्स जेंटिलिटी, कि उनको लगता है कि बस ऐसे बढ़ जाएंगे ऊपर, ये कहते हैं भ्रम है सारा, इल्यूजन है. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डीह्यूमनाइजेशन, मैकेनाइजेशन ऑफ पीपल, जैसे हार्ड टाइम्स में हम देखते हैं. ड्यूअलिटी या डबलिंग भी नजर आती है इस तरह से, ठीक है. अभी एमसीक्यूज में काफी फेवरेट है कैरेक्टराइजेशन, स्पेशली जब हम चार्ल्स डिकिंस की बात करते हैं. तो देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि कैरिकेचर्स या ग्रोटेस्क, विद मिस्टर मिकॉबर, उरिया हीप, दोनों ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है. तो मिस्टर मिकाउबर है किसमें, डेविड कॉपरफील्ड में, और उरिया हीप कैरेक्टर है किसमें, अगेन डेविड कॉपरफील्ड में. यहां पे क्रिटिक और है ईएम फॉस्टर, जो कहते हैं डिकिंस एक्सेल्स इन फ्लैट कैरेक्टर्स, they are memorable but they lack psychological depth. Please remember. Then we also have naming techniques, जैसे कि symbolic names आपको नजर आएंगे, ग्रैड ग्राइंड, क्योंकि वो फैक्ट्स को ग्राइंड करते रहते हैं इसलिए उनका नाम ऐसा है. मिस्टर बम्बल, बम्बलिंग अथॉरिटी. देन वी हैव नैरेटिव टेक्निक्स. अच्छा, बिफोर मूविंग गुड, दोबारा से कैरेक्टराइजेशन की मैं एक बार बात करूंगी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ डिकिंस ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, ठीक है. कुछ मेमोरेबल एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स जिनको हमने बात की वो थे मिस्टर मिकाबर एंड उरिया हीप, अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स हैं. फ्लैट वर्सेस राउंड कैरेक्टर्स को ईएम फॉस्टर ने उनकी बात की थी, जिसमें डिकिंस को वो कहते हैं कि इन्होंने फ्लैट कैरेक्टर्स बनाए हैं, एक ही ट्रेट है उनमें, साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन हाईली मेमोरेबल है, ठीक है. और कुछ कैरेक्टर्स के नाम आपको दे देती हूँ ताकि याद रहे, ठीक है. फैगिन, फैगिन, बिल साइक्स, ये हमारे ओलिवर ट्विस्ट में कैरेक्टर्स हैं, जो नेगेटिव विलनी कैरेक्टर्स हैं. मिस्टर बम्बल भी ओलिवर ट्विस्ट में है. तो ओलिवर ट्विस्ट के कैरेक्टर्स, ओलिवर ट्विस्ट, फैगिन, बिल साइक्स, नैन्सी, मिस्टर बम्बल, ठीक है. डेविड कॉपरफील्ड पे आए तो डेविड कॉपरफील्ड, क्योंकि अच्छे कैरेक्टर्स हैं इसमें भी, उरिया हीप, मिस्टर मैकाउबर. इसके अलावा एग्नेस विकफील्ड भी है, जो एक आइडियलाइज्ड मॉरल एंकर है. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो पिप सोशल एम्बिशन, गिल्ट और मॉरल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं. एस्टेला, मिस हैविशैम, ये सब
ग्रेट एक्सपेक्टेशन में है। ब्लीक हाउस में एस्थर है, एस्थर समरसन। इसके अलावा लेडी डेडलॉक है, लेडी डेडलॉक, सीक्रेट गिल्ट, क्रिटिक ऑफ एरिस्टोक्रेसी। जो जो represents extreme poverty. He says, I don't know, no think. हार्ड टाइम्स में है ग्रैड ग्राइंड, फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स। लुइसा ग्रैड ग्राइंड जो इमोशनल रिप्रेशन शो करती हैं। सिसी जूप इमेजिनेशन, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। स्टीफन ब्लैकपूल। देन वी हैव अ टेल ऑफ टू सिटीज जिसमें सिडनी कार्टन, चार्ल्स डार्नी, मैडम डिफार्ज, ये कैरेक्टर्स हैं। क्रिसमस कैरल में वी हैव स्क्रूज, ठीक है, एबिनीज और स्क्रूज। तो इनके कैरेक्टर्स को पढ़ना कैसे है, टाइप्स के हिसाब से पढ़ सकते हो, या कोई टिपिकल स्टीरियोटिपिकल वे में भी पढ़ सकते हो। जैसे स्क्रूज माइजर है, ग्रैड ग्राइंड यूटिलिटेरियन थिंकर है, फैगन एक क्रिमिनल एक्सप्लॉइटेटर है, मिकाउबर कॉमिक डेटर है। वैसे ही डिकिंस ऑफन वर्क्स इन कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो, इनोसेंस वर्सेस करप्शन, जैसे ऑलिवर वर्सेस फैगन, सिसी वर्सेस ग्रैड ग्राइंड, जो वर्सेस पिप। फिर कैरिकेचर के हिसाब से कि पिप जो है वो मॉरल ग्रोथ दिखा रहा है, स्क्रूज रिडेम्पशन दिखा रहा है, कार्टन सैक्रिफाइस दिखा रहा है, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। नैरेटिव टेक्निक्स पे। तो एक तरफ है ओमनिशियंट नरेटर, सोशल कमेंट्री देगा, मॉरल जजमेंट्स बताएगा। ड्यूअल नैरेटिव देखा हमने, ब्लीक हाउस में है। फर्स्ट पर्सन रेट्रोस्पेक्टिव भी है, जैसे कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में मेमोरी वर्सेस रियलिटी दिखाई हुई है। जॉनर को कंट्रीब्यूट करें तो सोशल प्रॉब्लम नॉवेल्स हैं, ये लोग भी लिखते हैं, डिकेंस ने भी लिखी है। बिल्डिंग्स रोमन, ये दोनों हैं। इंडस्ट्रियल नॉवल हार्ड टाइम्स है। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेट वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, सिंबलिज्म और इमेजरी की बात करें तो फॉग, फायर, डीके। Very rich descriptive prose, humor plus satire, sentimentalism is shown. कभी कभी ओवर सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं और वो क्रिटिक भी उनको किया है। और अब हम आते हैं क्रिटिकल रिसेप्शन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी हैव जॉर्ज ऑरवेल, आई टोल्ड यू ही रोट दिस essay on him, and he said Dickens is a moral critic, not a political revolutionary. So he attacks individuals, not systems. एफ आर ल्यूइस ने एक्सक्लूड किया था डिकेंस को फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशन। उनका बुक है एफ आर ल्यूइस का द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, और उसमें इन्होंने बहुत सारे नॉवलिस्ट्स का नाम लिया कि ये लोग स्टैंडर्ड दिखाते हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। डिकेंस को एक्सक्लूड कर दिया था ये कह के कि मॉरल, ही लैक्स मॉरल सीरियसनेस। बस एक वर्क को प्रेज किया था, वो था हार्ड टाइम्स। जीके चेस्टरटन ने कहा he was a strong defender, so he praises him. He praises for his vitality, imagination and character creation also. Edmund Wilson, he sees Dickens as darker, more complex, especially in later works. Raymond Williams ने social realism और class, कैसे class representation किया है इन्होंने, उस पर बात की है। Lionel Trilling, he praises his moral imagination, his psychological insight also. And John Ruskin admired Dickens का social concern and realism. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना एक बारी में नहीं होगा, लेकिन बार 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 रेपिटेशन से हो जाता है। तो ऑरवेल, Dickens is a moralist, he's not a revolutionary. F.R. Lewis excluded him from the great tradition because of lack of moral seriousness, weak structure. Chesterton was a defender, so he praises his energy, his imagination. Edmund Wilson highlights a darker side of Dickens. रेमंड विलियम्स फोकसेस ऑन क्लास, वो तो उसी पे करेंगे ना, क्लास और रियलिज्म पे। ट्रिलिंग ने मॉरल इमेजिनेशन पे ही बात की है। ठीक है, सो ऑलवेज फ्रेम डिकेंस थ्रू डिबेट्स, सेंटिमेंटलिटी वर्सेस रियलिज्म, कैरेक्टर वर्सेस प्लॉट, रिफॉर्मर वर्सेस एंटरटेनर, इस तरह से। So remember these now. Bleak House has dual hard times
only novel without London setting. Dickens is not purely realist. He it includes fantasy plus melodrama. Serialization है. फॉस्टर ने फ्लैट कैरेक्टर्स पे बात की, ल्यूइस ने एक्सक्लूड कर दिया, ऑरवेल ने मॉरल नॉट सिस्टमैटिक क्रिटिक. ओके, कुछ कंपैरिजंस हैं, ये डिकिंस और हार्डी को कंपेयर करते हैं. हार्डी ट्रैजिक डिटर्मिनिज्म, लेकिन डिकिंस मॉरल ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं. और इनको हेनरी जेम्स के साथ भी करते हैं बिकॉज साइकोलॉजिकल रियलिज्म था जेम्स में. और डिकिंस का सोशल प्लस कैरिकेचर है. अनमैच्ड कैरेक्टर क्रिएशन किया है इन्होंने, सोशल अवेयरनेस दिखाया है, नैरेटिव एनर्जी है. कभी कभी प्लॉटिंग लूज हो गई है इनकी, और ओवर सेंटिमेंटालिटी भी हो गई है. इस वजह से उनको बहुत बार क्रिटिक भी किया है बहुत सारे क्रिटिक्स ने. तो अभी आपको क्रिटिक्स याद रखने हैं इनके वर्क्स को. तो ऑफ कोर्स अगर आपने को कहानियां नहीं पता तो कहानियां फटाफट पढ़ लो, क्या हैं, बहुत अच्छे वर्क्स हैं. एक चीज और हम बात करेंगे. So Charles Dickens also said certain things uh, about India. ठीक है. Now, how was he related to India? So unlike other writers like Rudyard Kipling, ये कभी इंडिया आए ही नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया appears. To understand Dickens, we must place him in the context of Indian rebellion of 1857. This was a major uprising against British rule. We know this. Yeah, we know that. अब डिकिंस का रिएक्शन जो था ना इस इवेंट को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल रहा है. इन्होंने अपने जर्नल में, इनका जर्नल था हाउस होल्ड वर्ड्स. इसमें इन्होंने एक्सप्रेस किया स्ट्रांगली इंपीरियलिस्ट एंड वायलेंट सेंटिमेंट्स. सो ही एडवोकेट्स हार्श रिटेलिएशन अगेंस्ट इंडियंस इन्वॉल्व इन द रिबेलियन. की जो जो लोग इंडिया से इस रिबेलियन में इन्वॉल्व थे 1857 में, उनको तो मतलब उनके खिलाफ इन्होंने बहुत बोला. एंड दिस रिवील समथिंग वेरी क्रूशियल कि डिकिंस, द ह्यूमैनिटेरियन क्रिटिक ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, बिकम्स डीपली प्रेजुडिस्ड जब वो कॉलोनियल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है. अपनी कंट्री में ही बिकम्स दिस पर्सन हु इज स्पीकिंग अगेंस्ट द इल्स ऑफ द सोसाइटी. लेकिन colonialism के अगेंस्ट इनसे बोला नहीं गया. So here is the central paradox, that you must remember also. England में he is defending the poor, children, oppressed. Colonial context, he supports imperial authority. India does not appear, centrally in his novels, but he just says it. Victorian fiction may, including Dickens, wealth often comes from colonies. An empire is invisible, but economically it is present. Right? For example, characters connected with overseas trade or colonial wealth sustaining English lifestyles. India appears as distant, mysterious, unfamiliar. So Dickens, as the editor of Household Words and all the year round, published articles about empire. He put reports on colonial affairs. तो बहुत सारे मॉडर्न क्रिटिक्स जैसे कि एडवर्ड साइद डिकिंस को बहुत डिफरेंटली रीड करते हैं. साइद का जो आइडिया है ओरिएंटलिज्म का, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इंडिया इन विक्टोरियन राइटिंग इज नॉट रियल इंडिया. इट इज अ डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन शेप्ड बाय पावर, जैसे कि हमने डिस्कस किया है. अभी हम लोग पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ रहे हैं, है ना. तो एक यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू दिखाया है इन्होंने. ही सपोर्ट्स इट imperialism. He fails to empathize with colonized subjects. And at the same time, he critiques oppression within England, but cannot extend that critique globally. Limits हैं. Victorian liberalism है इनका सिर्फ. Right? तो किपलिंग ने हम कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे किपलिंग ओपनली इंपीरियलिस्ट थे, फॉस्टर ने क्रिटिक किया है एम्पायर को in a passage to India. Dickens stands somewhere in between, not explicitly writing about India, but ideologically alienated with empire. Right? Now what I want you to read more is, जब आप लोग डिकिंस जब भी पढ़ रहे हो, तो डिकिंस ने बाकी राइटर्स पे क्या कहा है वो भी इंपॉर्टेंट है ना.
जैसे कि he frequently alludes to Shakespeare in his works. He was very passionate about theater and performance. He even performed dramatic readings of his own works. ठीक है? Henry Fielding. Dickens admired Fieldings, especially for narrative control. So, like Fielding, Dickens uses an omniscient narrator. Lawrence Sterne, he shares with Sterne sentimentality. ये तो comparison है. Or he also respected Scott, Walter Scott, as the pioneer of historical novel. So we see Scott's influence in A Tale of Two Cities. Thackeray, Dickens and Thackeray were contemporaries, दोनों ही. विलियम मेकपीस ठाकरे भी विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं. राइवल्स भी थे दोनों, ओकेजनली फ्रेंड्स, ओकेजनली डिस्टेंट, ऐसे लव हेट रिलेशनशिप था. डिकेंस एक तरफ इमोशनल, मेलोड्रामेटिक, सोशली एंगेज्ड वर्क्स लिख रहे थे. ठाकरे बहुत आयरॉनिक, सटायरिकल, डिटैच्ड वर्क्स लिखते थे. ठाकरे का वैनिटी फेयर है, विच एक्सपोजेस सोसाइटी विद आयरनी. डिकेंस ट्राइज टू रिफॉर्म सोसाइटी थ्रू इमोशनल अपील. तो ठाकरे जहाँ सटायर दे रहे हैं, डिकेंस वहाँ सेंटिमेंट प्लस रिफॉर्म की कोशिश कर रहे हैं. फिर आता है इनका गैस्कल के साथ. गैस्कल, एलिजाबेथ गैस्कल. सो गैस्कल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डिकेंस का जो जर्नल था, हाउसहोल्ड वर्ड्स. बट देयर वाज अ टेंशन. डिकेंस एडिटेड हर वर्क हेवीली. वो लिखती कुछ थी, आता कुछ और था, हेवीली एडिटेड. तो डिसएग्रीमेंट्स थे ओवर नॉर्थ एंड साउथ. This shows Dickens is not just a writer but a controlling editor also. George Eliot. Now, he admired Eliot, her intelligence, her realism. But there's a key difference. Eliot psychological depth show करती हैं अपने वर्क्स में, और डिकेंस के विविड कैरेक्टर्स हैं. डिकेंस वाज द वन जो पहचान गए थे कि अब जॉर्ज एलियट नाम तो लड़के का है, तो उन्होंने कहा था ये कोई लड़की लिख रही है. ठीक है. कार्लाइल. सो from Carlyle, Dickens absorbs critique of industrial society, moral seriousness, concern with social decay. हर टाइम्स में कार्लाइल का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है. ठीक है. एडगर एलन पो admired डिकेंस स्पेशली फॉर कैरेक्टराइजेशन, लेकिन पो ने क्रिटिसाइज भी किया है इनको, डिकेंस को, फॉर लैक ऑफ टाइट स्ट्रक्चर्स. ओके, that's it. So Dickens is not just an isolated genius, he exists in networks of influences, which is important. And there's chains, signifiers ही signifiers हैं इतने सारे, और इतनी सारी inter textuality है that we have to understand. When we are understanding any writer, we have to see around also, what was happening, what are the chains, what are the links, all of these things. So please go through his works now and then come again to this lecture to know and to understand the critics. And बस ऐसे पढ़ो कि कोई चीज़ छूटे ना, कि ऐसी कोई चीज़ ना रह जाए कि एमसीक्यूज आए और मुझे पता ना हो कि मैंने पढ़ा ना हो, ऐसा कोई चीज़ रह ना जाए. ऐसे एक राइटर को पढ़ो. ठीक है. इफ़ यू विश टू जॉइन द फुल कोर्स, प्लीज़ गेट इन टच विथ मी. आपको मज़ा आएगा. और एमसीक्यूज अगर आपने ज्वाइन करने हैं, बिकॉज यूपीपीएससी और नेट दोनों में ही कम समय रह गया है. इफ़ यू विश टू जॉइन द एमसीक्यूज बैच on my website, you can be a member. Get in touch with me for that also. See you.